हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंट्रोपी स्टार्ट किया था एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यानी कि मैंने गलत डेटा लिखा था। यहाँ पे HCF को आपको गैस करना है, ये मैंने सॉलिड लिख दिया था। फिलहाल आप सॉलिड के हिसाब से भी अगर लिखोगे तो फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में गैस होना चाहिए। HCF इज अ गैस। तो यहाँ पे मैंने नीचे HCF भी जो वैल्यू लिखा है वो गैस ही लिखा है, डेल्टा HCF नॉट नीचे गैस है, वहाँ पे गलती से मैंने सॉलिड लिख दिया था। तो आई होप आपने ये होमवर्क का क्वेश्चन किया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। तो पहले हमने देखा था कि डेल्टा एच आर नॉट कैसे निकालना है। सो आई विल राइट डेल्टा एच आर नॉट दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो हमें क्या करना है, यानी कि हमें लिखना है दैट इज डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ NF3 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ HF माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ NH3 माइनस 3 इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ F2। ये हमें निकालना है। आई होप आपने भी ये सेम प्रोसीजर फॉलो किया होगा। तो देखो NF3 का वैल्यू बच्चों क्या दिया है, NF3 का वैल्यू दिया है -120। तो दिस इज नथिंग बट -120, और सारे के सारे यूनिट अभी किस में है, किलो जूल पर मोल में है। तो उसके बाद HF का वैल्यू कितना दिया है, -250। सो 3 इंटू -250 इज -750। क्लियर है पॉइंट। 3 इंटू -250 इज -750। NH3 के लिए वैल्यू कितना दिया है, NH3 का वैल्यू है दैट इज -50, और इधर एक माइनस सिंबल है। कहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस सिंबल है। तो माइनस इंटू इसका वैल्यू माइनस है, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्लस वैल्यू। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नहीं तो चलो ठीक है, नहीं तो माइनस ऑफ माइनस करके ही लिखते हैं, -50। और F2 के लिए वैल्यू क्या होगा, 0। कल ही मैंने आपको बताया था, ये अपने F अपने स्टैंडर्ड सेट में जब होगा तो वो क्या होगा, वैल्यू उसका 0 होगा। तो हमें बस इसके वैल्यूज निकालना है फाइनली। तो हमें कितना मिल गया, देखो दैट इज 870 -870 प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू -820 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने और एक फॉर्मूला सीखा था। जो फॉर्मूला था डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो उसी फॉर्मूला को हमें यहाँ भी यूज करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच आर नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू आर नॉट प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन हमें यहाँ पे रिएक्शन दिया है, तो पी डेल्टा वी को क्या हम लोग डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू नॉट आर प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला ऑलरेडी सीखा है हमने बहुत पहले। तो जो डेल्टा एन जी आर टी है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू देखोगे, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको गैस मिल गया 1 मोल, ये हो गया 3 मोल, ये हो गया 1 मोल, और ये हो गया 3 मोल। राइट हैंड साइड पे 4 ऐड करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करोगे तो 4। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना हो गया, 4 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा एन जी का वैल्यू है आपको ये कितना मिल गया, सॉरी, डेल्टा एन जी का जो वैल्यू है आपको कितना मिल गया, डेल्टा एन जी का वैल्यू मिल गया आपको 0। तो यानी कि मैं क्या लिख लूँगा, अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया दैट इम्प्लाइज हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच आर नॉट इज इक्वल्स टू नथिंग बट डेल्टा यू आर नॉट दैट इज इक्वल्स टू -820 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना बच्चों। आई थिंक दिस इज द आंसर। आई होप आपने भी यही किया होगा। एंड यस, दिस इज इजी क्वेश्चन, और आगे चल के हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी आप जितना हो सके इस पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, तो स्पॉन्टानियस नॉन स्पॉन्टानियस हमने डिस्कस कर लिया था, एंट्रोपी स्टार्ट हो गया था। एंट्रोपी के कुछ क्वेश्चंस दिए थे मुझे, मैं जल्दी जल्दी इसका डिस्कशन कर लेता हूँ। तो इस एंट्रोपी के क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन है CO2 सॉलिड से CO2 गैस। तो सॉलिड से गैस हो रहा है, मतलब एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज इन गैस द एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो राइट हैंड साइड पे इंक्रीज होगा, दैट मीन्स डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव माइनस, मतलब हायर माइनस लोअर, डेल्टा एस आएगा पॉजिटिव। लिक्विड से हो रहा है सॉलिड, सॉलिड में एंट्रोपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है मतलब यहाँ पे डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस का वैल्यू होगा नेगेटिव।
देखो डायमंड जो होता है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा वो अरेंज स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप लोग ग्राफाइट के बारे में देखोगे, ग्राफाइट क्या है, लेयरिंग लेयरिंग होके होता है। और ग्राफाइट कैसा है, ग्राफाइट थोड़ा सा क्या होता है, नॉन अरेंज होता है एज कंपेयर टू डायमंड। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब ये वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में NH3HCl दो गैस मॉलिक्यूल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे दो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, राइट हैंड साइड पे एक ही गैसियस मॉलिक्यूल्स है। तो कौन सी साइड पे रैंडमनेस आने का चांसेस ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे रैंडमनेस जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे बस एक ही गैस मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली लास्ट का आंसर भी क्या होगा, ये भी सिमिलर फैशन, और इधर ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। आइए बच्चों आप लोगों का आंसर ये सही आया होगा। फिर मैंने आपको एक वाला एग्जाम्पल तो बता ही दिया था। हाँ यस, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, इसका आंसर भी क्या लिखना है ये भी आपको पूछा था मैंने। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो जब हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर हुआ है, यानी कि पहले नॉन स्ट्रेच रबर है जो कि यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही आप इसको खींच देते हो ये कौन से फॉर्म में आ जाता है, स्ट्रेट फॉर्म में आ जाता है। तो मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज द लेफ्ट हैंड साइड वन। कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट मोर कॉम्प्लेक्स। तो राइट हैंड साइड में क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स। तो जो यहाँ पे लिख देता हूँ मोर कॉम्प्लेक्स, दिस इज राइट हैंड साइड क्या होगा, मोर सिंपलर वन होगा। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड पे एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी होगा डिक्रीज। तो लोअर हो गया, तो लोअर माइनस हायर, यहाँ पे डेल्टा एस का वैल्यू क्या आएगा, दिस विल बी नेगेटिव, राइट। ओके बच्चों, देन हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला सीखा था डेल्टा एस के लिए। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो यहाँ पे जो क्यू रिवर्सिबल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो मान लो हमेशा हमें क्वेश्चन पूछता है क्यू रिवर्सिबल ही क्यों। तो जब आप कार्नोट साइकिल पढ़ोगे फिजिक्स में थोड़ा और बेटर में आपको समझ में आएगा। पर अभी के लिए आप सोचो, अगर मान लो किसी ने क्या किया, एक प्रोसेस लिया, कहाँ पे, ए टू बी। क्या प्रोसेस है, ए टू बी, और उसने इरिवर्सिबल में ट्राई किया। और उसने क्या किया, उसने चाहा कि मैं डेल्टा एस जो ए बी प्रोसेस है उसको इरिवर्सिबल में करने को ट्राई करूँ। ठीक है, तो उसने ए टू बी किया, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस लिया। इरिवर्सिबल प्रोसेस लेके उसने क्या किया, उसने कुछ क्यू वैल्यू होगा तो उसको हमने क्यू इरिवर्सिबल बताया। यहाँ पे जो इरिवर्सिबल लिखा है, मैंने ए टू बी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस ट्राई किया, उसमें जो क्यू का वैल्यू है उसको मैंने क्यू इरिवर्सिबल बोला। अच्छा, तो इस प्रोसेस में ए जो है दैट इज इनिशियल स्टेट और बी जो है दैट इज फाइनल स्टेट। तो डेल्टा एस इज अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो डेल्टा एस ए बी क्या होगा, डेल्टा एस बी, यानी कि एस बी माइनस एस है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए टू बी यहाँ पे डेल्टा एस का वैल्यू होगा, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो डेल्टा एस ए बी, और ये कौन सा, इरिवर्सिबल। सही लिखा हूँ मैं। अच्छा, सोचो हमने एक इमेजिनरी पाथ लिया, कौन सा पाथ लिया, इमेजिनरी पाथ लिया। जिस इमेजिनरी पाथ से मैं ए टू बी और एक रास्ते से पहुंच गया, और एक रास्ते से पहुंच गया। आपको पता है स्टेट फंक्शन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि पाथ कैसा हो, वो बस देखता है कि मुझे क्या करना है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे आके पहुंचना है। समझ गया आपको ये पॉइंट। तो हमने एक इमेजिनरी पाथ इस पाथ में सोचा, जो इमेजिनरी पाथ मैंने क्या किया, रिवर्सिबल करके लिया। कैसे लिया, रिवर्सिबल करके। अच्छा, अगर स्टेट फंक्शन ए और बी के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल, आप सीधा जाओ, रिवर्सिबल से जाओ, इरिवर्सिबल से जाओ, कैसे भी जाओ, डेल्टा एस वैल्यू क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो डेल्टा एस ए बी जो मैं इधर लिखा हूँ इरिवर्सिबल के लिए, डेल्टा एस ए बी रिवर्सिबल के लिए भी वही रहेगा, सिमिलर रहेगा। आप सीधा जाओ या घूम के जाओ, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना यार उसको। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा एस इरिवर्सिबल। अच्छा, डेल्टा एस अभी रिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो आप कैसे भी करो, आपको रिवर्सिबल का पाथ ही लेना है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस दिया है, आप क्यू रिवर्सिबल निकालो, टी हो गया, काम खत्म। अगर इरिवर्सिबल दिया है, मतलब हमें एक इमेजिनरी रिवर्सिबल प्रोसेस सोचना है। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूला क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी को ही हम लोग मानते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है,
दिस पॉइंट को आपको यानी कि अच्छे से याद रखना है। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन में आपको पूछेंगे कि स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन क्या होना चाहिए। देखो आप स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन क्या याद रखोगे कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम में क्यू रिवर ये क्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्यू का वैल्यू जीरो होता है ना आइसोलेटेड सिस्टम में, क्योंकि बाहर से ना हीट आता है ना हीट जाता है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्यू इरिवर्सिबल का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। और आपको याद ये रखना है कि डेल्टा एस जो होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एस जो होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया पॉइंट आपको। अच्छा, तो अगर स्पॉन्टानिटी लिखा है, स्पॉन्टानिटी मतलब इरिवर्सिबल, मैंने आपको मतलब कल के क्लास में ही बताया था, स्पॉन्टानियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। कैसा होता है, स्पॉन्टानियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा ए सिस्टम क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और वही प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टानियस होगा। स्पॉन्टानियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल और डेल्टा एस का कंडीशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। कोई भी मान लो कोई एक रिएक्शन दिया है, क्वेश्चन में भी आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, जहाँ पे लिखा होगा दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टानियस, तो आपको क्या करना है, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो में लेना है। ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो हमने आइसोलेटेड के लिए क्या सिस्टम निकाला, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था आपको एक पॉइंट बताया था, आइसोलेटेड सिस्टम, होल यूनिवर्स को हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। ना सिस्टम के अंदर कुछ आता, यूनिवर्स के अंदर कुछ आता है, ना यूनिवर्स से बाहर कुछ आता है। पूरा यूनिवर्स को लेके, जितना भी यूनिवर्स हम जानते हैं, जितना भी प्रेजेंट है, जितना हम लोग ने डिस्कवर किया भी नहीं है, उन सबको एक साथ लेके अगर मैं यूनिवर्स मानूंगा, तो डेल्टा एस यूनिवर्स के, सॉरी, द होल यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा बच्चों, तो सिस्टम किसको लेके बनता है, सॉरी, यूनिवर्स किसको लेके बनता है, सिस्टम और सराउंडिंग। अच्छा, ये पूरा यूनिवर्स जो मैंने यहाँ पे आपको एक सर्कल और एक इलिप्स दिखाया, ये पूरा क्या है, यूनिवर्स। दिस होल यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या निकाला, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा एस क्या है, रिटर्न जीरो। कहाँ पे, ऊपर पे लिखा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस टोटल मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो ये कंडीशन है जहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अच्छा, तो हमने क्या सीखा इसमें से, अच्छा इसमें आपको तीन कंडीशन याद रखना है, मैं लिख देता हूँ, आपको इसको समझ समझ के याद रखना ही रखना है। तो हमने क्या सीखा, डेल्टा एस, जो पॉइंट में तीनों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, आप ये याद रखना कि अगर मेरे पास डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो है, तो प्रोसेस कैसा हो गया, डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन जीरो है, द प्रोसेस इज स्पॉन्टानियस। कैसा है बच्चों, द प्रोसेस इज स्पॉन्टानियस। अगर मेरे पास डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो हो गया, तो प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, आई विल कॉल द प्रोसेस एज नॉन स्पॉन्टानियस। क्या बोलूंगा मैं, नॉन स्पॉन्टानियस। क्लियर है ना पॉइंट। अगर हमारे पास डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्या ये पॉइंट आप तीनों, ये तीनों पॉइंट आपको याद रहना ही रहना चाहिए कि अगर मेरे पास डेल्टा इज टोटल ग्रेटर देन जीरो दैट इज स्पॉन्टानियस, लेस देन जीरो है दैट इज नॉन स्पॉन्टानियस, और टोटल हो गया तो इक्वल टू क्या होगा, यानी कि इक्वल टू जीरो होगा तो वो होगा इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये दिखने में तो डेल्टा एस ऐसा लिख रहा है, लेकिन आप एक पॉइंट याद रखना, जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे जाते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ, चेंज इन एंट्रोपी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एंट्रो की बात कर रहा हूँ। एंट्रोपी एक पॉइंट पे क्या होता है, जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद इक्विलिब्रियम तक वो एक वैल्यू पे पहुंचता है, फिर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है वैल्यू। यानी कि जो चेंज होता है इक्विलिब्रियम का एक्चुअली, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, वो एक पॉइंट तक मैक्सिमम पहुंचता है, उसके बाद क्या हो जाता है,
यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन थर्मोडायनेमिक्स में लिखा गया है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके एंट्रोपी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो भी हमारे यूनिवर्स में नेचुरली ऑकरिंग यानी कि इवेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस से एंट्रोपी इंक्रीज होता है। जितने भी नेचुरल इवेंट्स है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो पूरा यूनिवर्स का जो एंट्रोपी होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए। दुनिया में जितने नेचुरल इवेंट्स हैं वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस से एंट्रोपी इंक्रीज होता है, मतलब द एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग है सोचो। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो एंड ऑब्वियसली डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हम इसे बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, द होल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑल नेचुरल अकरिंग प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक है ना बच्चों, ओके। तो हम इसके बाद सीखेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ये जो अभी कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगा ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, यानी ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू भी करवाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा थ्योरी जानना है। तो हमने डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या सीखा था, डेल्टा एस का फॉर्मूला हमने सीखा था क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। बस इसी फॉर्मूला को हमें यूज करना है। तो पहला टाइप है दैट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। क्या है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस फ्यूजन। कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस फ्यूजन। फ्यूजन कहाँ पे होता है बच्चों, जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है। क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है। तो मान लो मैंने एक सॉलिड को क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया। इस दौरान जो मुझे एंथैल्पी का वैल्यू मिलेगा उसको मैं बोलूंगा डेल्टा एच फ्यूजन। उसको क्या बोलूंगा, डेल्टा एच फ्यूजन। जो फ्यूजन प्रोसेस होता है वो कौन से पॉइंट पे आता है, वो आता है मेल्टिंग पॉइंट पे। क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट पे। अच्छा, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से Q का वैल्यू मिल गया, टेम्परेचर मिल गया मेल्टिंग पॉइंट वाला। तो इसके लिए मैं डेल्टा एस का वैल्यू क्या लिखूंगा, Q रिवर्सिबल अपॉन टी। यहाँ पे Q मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। कौन से टेम्परेचर पे होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे होता है। दिस इज नथिंग बट एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। आपको एक क्वेश्चन में दिया होगा कि वन लिक्विड इज सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड एंड हाँ, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड एट दिस टेम्परेचर, वो हो गया मेल्टिंग पॉइंट वाला। आपको डेल्टा एच का वैल्यू दे दिया होगा, तो बस हो गया, डेल्टा एच बाई टी करो, आपको मिल गया डेल्टा एस ऑफ यानी कि फ्यूजन। या फिर आपको डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन दिया होगा और मेल्टिंग पॉइंट पूछा होगा, यानी कि आपको डेल्टा एच दे दिया होगा। इन तीनों क्वांटिटी में से कोई दो दिया होगा, तीसरा पूछ सकता है। तो आराम से आप निकाल लोगे इस फॉर्मूला से। सिमिलर एग्जैक्ट फॉर्मूला में करना है वेपराइजेशन, याद रखना भी इजी है। अगर आपको फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन ये सब याद है तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं है। वेपराइजेशन, वेपराइज मतलब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। तो एंट्रोपी वेपराइजेशन हम लोग कैसे सिंबलाइज करते हैं, डेल्टा एस पी। कैसे सिंबलाइज करते हैं, डेल्टा एस वेपराइजेशन। ओके, तो वेपराइजेशन कौन से टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। वहाँ पे जब लिक्विड से गैस कन्वर्ट होता है जो एंथैल्पी यूज होता है वो होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन। कौन से पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यानी कि ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का मिल गया। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई डेल्टा बॉइलिंग टी बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा, डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन यानी कि एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद हमें देखना है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कब होता है, जब सॉलिड से होता है गैस। तो अगर हम लोग सॉलिड को गैस कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एंथैल्पी यूज होगा वो होगा डेल्टा एच सब्लिमेशन। कौन सा टेम्परेचर पे होगा, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन टेम्परेचर। तो बस डेल्टा एच सब्लिमेशन क्या हो गया, डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाई टेम्परेचर सब्लिमेशन। दिस इज वेरी सिंपल एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तीनों सिखाया मैंने, फ्यूजन, सब्लिमेशन और क्या था आपके पास, वेपराइजेशन। इन तीनों को याद रखना। इस तीनों फॉर्मूला को बेस करके जल्दी इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं थर्मो केमिस्ट्री में इसका क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊंगा, इसीलिए अभी बस आपको हिंट्स दे रहा हूँ। आप ये दिमाग में या मतलब फीड करके रख लो। थर्मोकेमिस्ट्री में इसका हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तब तक आपको इसको माइंड में याद रखना ही रखना है और नोट डाउन करके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, तो जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
तो एग्जैक्टली हम लोग अभी क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। बस सिंपल है, अगर आपको मोलर एंट्रोपी पता है, जैसे हमने वहाँ पे डेल्टा एच फॉर्मेशन सीखा था, तो आपको यहाँ पे भी वैल्यूज गिवन होंगे। तो बस आपको क्या करना है, प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड और उसके यानी कि कोफिशिएंट्स, जैसे लास्ट में अभी एक एग्जांपल किया था ना क्लास के स्टार्टिंग में, एग्जैक्टली वैसे ही बस आपको एंथैल्पी जगह पे एंट्रोपी करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और ये फॉर्मूला दिखने में है खतरनाक और है बिल्कुल है ही नहीं। समझ में आ गया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट्स इट, काम खत्म। और यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक देके लिखा है, डेल्टा एस एम नॉट ऑफ एच एक्यूएस इज नथिंग बट इक्वल टू 0। आपको ये पॉइंट डेफिनेटली याद रखना ही रखना है। और आपको क्वेश्चन में डेल्टा एस एम नॉट मतलब रिएक्ट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, जैसे हमने डेल्टा एच एफ नॉट का वैल्यू देख के रखा था और आप क्या निकाल रहे थे, तो आप क्या निकाल रहे थे, डेल्टा एच आर नॉट का वैल्यू निकाल रहे थे। तो वैसे आपको ये स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी गिवन होगा ईच का, और आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। जब मैं बोलता था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आप क्या बोलते थे, डेल्टा एच आर नॉट। जैसे मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड एंट्रोपी स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, आप क्या बोलोगे, डेल्टा एस आर नॉट। मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ नॉट, ठीक है ना। और मैं बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज डेल्टा एच आर। तो आई थिंक सॉरी, स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गया होगा। दिस इज रियली इजी, थियोरेटिकल था, आपको बस याद रखना था, और कुछ भी इसमें लोड कर यानी कि लोड लेने की बात कुछ है ही नहीं। तो बच्चों जैसे ही हमने एंट्रोपी के बारे में सीखा, तो यानी कि एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि जब भी हमें स्पॉन्टानिटी का टेस्ट करना होगा, हमें क्या देखना होगा, डेल्टा एस का वैल्यू क्या है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे यानी कि देखने को मिलेगा, मैंने जो 3 फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टानियस प्रोसेस, डेल्टा एस टोटल लेस देन 0, जहाँ पे डेल्टा एस टोटल निकालने के लिए आपको डेल्टा एस यानी कि सराउंडिंग प्लस सराउंड सिस्टम और सराउंडिंग दोनों निकालना पड़ेगा, जिससे आप कर सकते हो, जिससे आप क्या निकालोगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, स्पॉन्टेनिटी निकाल सकते हो। तो इस फंक्शन को यानी कि चेंज करने के लिए, यानी कि हमें दो दो फंक्शन यूज करना ना पड़े, क्योंकि अगर हमें स्पॉन्टेनिटी निकालना में 2 फंक्शन यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देखोगे यहाँ पे लाइक डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग, ये दोनों को निकालोगे, उनको ऐड करोगे, अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 हुआ तब वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वी गॉट अ न्यू टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज नोन एज जी। और जी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। कभी कभी शॉर्ट में इसको हम लोग जी एफ ई भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जी एफ ई। तो एक न्यू फंक्शन हमें मिला विच इज जी। जैसे हमने एक न्यू फंक्शन निकाला था उस टाइम पे एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एग्जैक्टली उसी तरह से हमें स्पॉन्टेनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया फंक्शन मिला दैट इज जी विच इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो डी जी का फॉर्मूला है जो दैट इज एच माइनस टी एस, जहाँ पे एच जो है वो एंथैल्पी है, टी जो है वो टेम्परेचर है, एस जो है वो स्पॉन्टेनिटी है, सॉरी एस जो है वो एंट्रोपी है, राइट। तो जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। तो उसको कैसे लिखना है मैं भी बताऊंगा आपको। तो जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, गिव्स फ्री एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन किसके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्टेट, it depends on the initial state and the final state। तो अगर मैं लिखूंगा डेल्टा जी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अच्छा, अगर जी एक पाथ फंक्शन होता तो डी जी अगर लिखता मैं, डेल्टा जी लिखता, डेल्टा जी तो नहीं लिख पाता, डी जी के इंटीग्रेशन करके अगर मैं जी लिखता तो उसको मुझे लिखना पड़ता टोटल वैल्यू ऑफ जी, पर ऐसा नहीं है। लकीली हमारे पास जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, और डेल्टा जी को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, इट इज अ स्टेट फंक्शन। अच्छा, और ये कैसा प्रॉपर्टी है, दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे वो ये वैल्यू लिख दिया, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उससे हम लोग डेल्टा जी क्या लिख सकते हैं, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है। ओके,
तो अभी हमारे पास केस आता है कि हम कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी कैसे निकालेंगे, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए ही तो जी का फंक्शन हमने निकाला। तो कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए पहले हमारे पास जो यानी कि फंक्शन अवेलेबल है उसको लिखते हैं हम लोग g इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। तो इसको अगर मैं यानी कि स्मॉल वैल्यूज में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डी ऑफ टी एस लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस, पहले टी को कांस्टेंट रखोगे एस डेरिवेटिव करूंगा, फिर एस को कांस्टेंट रख के टी को डेरिवेटिव करूंगा, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी डी एस माइनस एस डी टी। ये आ जाता है हमारे पास फंक्शन। लेकिन गिव्स फ्री एनर्जी जब भी हम लोग चेक करेंगे स्पॉन्टेनिटी वाला केस के लिए, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेना है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज, हमें ये जो वैल्यूज है हमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेक करना है। तो हम लोग क्या लेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसको कंसिडर करेंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हमने ले लिया तो ये जो टर्म है डी टी ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि टी अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा जीरो। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी जी इज इक्वल्स टू डी एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज हैपनिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, मैं अगर टोटल फिर इंटीग्रेशन कर दूं स्मॉल वैल्यूज को, यानी कि स्मॉल चेंजेस को इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एच माइनस टी तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अच्छा, डी जी क्या है, स्टेट फंक्शन, तो डी जी का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा जी। डी एच का इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलेगा डेल्टा एच। एस क्या है, स्टेट फंक्शन, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, टी डेल्टा एस। तो यानी कि हमें जो इक्वेशन मिल गया वो इक्वेशन क्या मिल गया, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये क्या आ गया हमारे पास, द इक्वेशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। और हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें और एक ही कंडीशन लिखना है, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मुझे इसमें हमें क्या देखना है, दैट इज हैपनिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया स्पॉन्टेनिटी का इक्वेशन। दिस इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नीट के स्टूडेंट्स आप तो इस रिएक्शन को याद रख ही लो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन तो आता ही आता है। जेईई मेंस में भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। जब मैं अभी इसके बाद स्पॉन्टेनिटी वगैरह बताऊंगा आपको तब बताऊंगा, और भी डिटेल्स में जाएंगे हम लोग इसके ऊपर। ये तो गिव्स फ्री एनर्जी का फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद गिव्स फ्री एनर्जी का और भी एक लेक्चर होगा, वो लेक्चर और भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, डेल्टा जी का कुछ फंक्शन होगा, आपको डेल्टा एच वैल्यू दिया होगा, डेल्टा एस दिया होगा, डेल्टा जी दिया होगा, टी का वैल्यू पूछ लिया कि कौन से टेम्परेचर पे ये होगा बताओ, कौन से टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, कौन से टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। वी हैव टू फाइंड आउट दैट टेम्परेचर वेयर द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो जल्द से जल्द वो सीखेंगे। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। आई होप आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गया होगा। तो आपको ये फॉर्मूला डेफिनेटली याद रखना है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। फिर भी मैं इस बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेल्टा जी यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इज नथिंग बट चेंज इन एंथैल्पी। वैसे चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी आप लिख लो, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी। T is nothing but temperature and delta S is nothing but change in entropy. चेंज इन एंट्रोपी। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। So guys, this was the introduction lecture of Gibbs free energy.
सो आज के लेक्चर को हम लोग इतने पे रखते हैं। आई होप आप हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किया आपको सब पॉइंट्स अच्छे से याद हो गए होंगे, नहीं तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।